Hi, I'm assuming you guys must have done the assignment because we are going to now talk about the solutions to the assignment given to you. जो आपके पास शीट्स आई हैं उसके अंदर आपके पास असाइनमेंट है, उसके अंदर आपने असाइनमेंट कर ली होगी. अगर नहीं करी है, लाइक आई ऑलवेज से, प्लीज़ पहले असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए ताकि इस वीडियो का कोई मतलब हो. अगर आप असाइनमेंट सॉल्व किए बिना इसको करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होती है. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और तीनों के हमें इंडिफरेंस कर्व्स बनाने हैं. ठीक है, हमारे पास एक बेवरेज है, दो साइजेस में अवेलेबल है, 8 ounces एंड 16 ounce कैन. सो टू सिंप्लीफाई इट आई विल टॉक अबाउट, जैसे हमारे पास 2 सॉफ्ट ड्रिंक के साइजेस होते हैं, खैर आजकल तो काफ़ी सारे होते हैं, बट 2 सॉफ्ट ड्रिंक के साइजेस लेते हैं हम. एक है 200 ml बॉटल और एक है 500 ml बॉटल. ठीक है, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर. Mr. A says कि he does not care about the size of the can but is only concerned about the number of cans. तो वो ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे ये वाली बॉटल दो या ये वाली बॉटल दो, मुझे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स चाहिए. ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ. उन्होंने क्या बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साइज़ जो मुझे आप दे रहे हो वो ये वाला दे रहे हो या ये वाला दे रहे हो. मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ कैन्स हैं, मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स हैं. तो अगर मैं इस साइज़ को लेट्स से x1 मान लेती हूँ और इस साइज़ को x2 मान लेती हूँ, तो ए सेज कि मेरी यूटिलिटी जो है वो x1 से जितनी है वही यूटिलिटी जो है वो मेरी x2 से है, क्योंकि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अंदर जो लिक्विड है वो कम है या ज़्यादा है. मुझे तो ये फ़र्क पड़ता है कि मुझे तो बॉटल्स चाहिए. मे बी ही इज़ कलेक्टिंग बॉटल्स फॉर समथिंग एल्स और वट एवर, मे बी डज नॉट केयर अबाउट द बेवरेज सो मच. लेट्स नॉट गो देयर, वी डोंट केयर. हमारे को तो जो क्वेश्चन दिया हम उसको इंटरप्रेट करेंगे. सो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर लिक्विड कितना है. सो मे बी ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द बेवरेज इट्सेल्फ. तो उसकी यूटिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक से नहीं है, उसकी यूटिलिटी बॉटल से है, उसकी यूटिलिटी कैन के अंदर जो बेवरेज है उससे नहीं है, उसकी यूटिलिटी कैन से है. तो कैन तो वही रहेगा ना, बॉटल तो वही रहेगी ना. सो इसीलिए जो यूटिलिटी है वो छोटे साइज की है, उतनी ही यूटिलिटी हमारे बड़े साइज की है. सो यूटिलिटी ऑफ x1 एंड x2 इज एग्जैक्टली द सेम. जब ये होता है तो हमारे पास क्या होता है, इट मीन्स दे आर परफेक्ट substitutes. If they are perfect substitutes, then what is going to be my indifference curves? Difference curves for A is going to be straight lines parallel to each other. Higher is better. Higher is better मतलब जितने उसके पास ज़्यादा bottles होंगी उतना ही उसको अच्छा लगेगा. That is what A IC is. Let's look at B's IC. B says that he also likes the same beverage. He allows himself in 8 ounce at any one time. Excess beverage is thrown by Mr. B in the sink. तो B को भी 200 ml x1 है और 500 ml x2 है. वो बोलता है कि मैं एक बारी में 200 ml ही पी सकता हूँ. अब आप मुझे छोटी बॉटल दे दो या बड़ी बॉटल दे दो, मैं पी तो 200 ही सकता हूँ ना. तो और उसके अलावा जो एक्सेस 300 ml है वो तो मैं पीऊंगा भी, उसको तो मैं थ्रो कर दूंगा. तो इसीलिए उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप उसको ये वाला साइज़ दो या ये वाला साइज़ दो. उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसकी यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ 200 ml से है. इट्स ऑल्सो द सेम थिंग एज ए. सो यूटिलिटी जो है उसकी x1 से वो इक्वल है यूटिलिटी ऑफ x2. अगर मैं इसमें बोलती हूँ उसको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो इससे भी 10 ही मिल रही है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बेवरेज है इसका वो भी तो उसने कंज्यूम नहीं किया ना, उसने तो थ्रो कर दिया. अब थ्रो कर दिया तो वो न्यूट्रल हो गया, उसको डिससैटिस्फैक्शन भी नहीं मिली. इसीलिए हिज ux1 इज ऑल्सो इक्वल टू ux2, विच ऑल्सो इम्प्लाइज दैट दे आर परफेक्ट substitutes, and which is why again my ICs will be straight lines parallel to each other the same way as A's were. Now let's look at C. C also likes the same beverage but only cares about the number of ounces he is getting. See, rational consumer C is, right? Again हमारी जो 200 ml है उसको let's call it x1 and 500 ml को I want to just for the sake of calculation call it 400 ml को let's call it x2. तो अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे तो अमाउंट ऑफ बेवरेज से फर्क पड़ता है, अमाउंट ऑफ बेवरेज से,
right? So 8 ounce is exactly half, इसलिए मैंने अपने example में ये change किया. So 8 ounce is exactly half of 16 ounce, है ना? तो 8 ounce is x1 and 16 ounce is x2. So now वी आर सेइंग कि उसको किससे फर्क पड़ता है, जितना लिक्विड है. तो अगर उसको इस साइज से 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसको इस साइज से 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें डबल है ना. सो इफ आई एम गेटिंग 8 आउंस से 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और मुझे अमाउंट ऑफ लिक्विड से फर्क पड़ता है, अमाउंट ऑफ बेवरेज से फर्क पड़ता है, तो जैसे ही मैं क्वांटिटी को डबल कर दूंगी तो मेरा यूटिलिटी भी तो डबल हो जाएगा, विच मीन्स दैट माई यूटिलिटी from x2, this is x2, is twice that of utility from x1. So if I'm getting a utility of x1 as 10, then from x2 my utility is 20. So again I have perfect substitute as curves only. But if I have x1 here and x2 here, then 1 unit of x1 and 1 unit of x2 में मैं indifferent नहीं हूँ. I'm not indifferent between 1 unit of x1 and 1 unit of x2, because for me x2 has more weightage than x1. That is why if I have 1 unit of x2, for me that's equivalent to 2 units of x1. So abhi bhi mere paas perfect substitutes hai, but my perfect substitutes are a lot more flatter. My perfect substitutes are a lot more flatter. So आपका जो हम next chapter करेंगे ना, utility वाला chapter, उसके अंदर हम ये वाली चीज को एक बारी और बहुत अच्छे से explore करेंगे. But I want you to rewind this video and watch this portion one more time right now, and then later you can watch it the whole thing again later. But ये वाला portion को आप अभी एक बारी दोबारा देख लीजिए for you to understand it a lot better. ठीक है? Let's look at the next question. Mr. A likes x1 and x2. लेकिन 10 यूनिट जब वो x1 का कंज्यूम कर लेता है तो x1 जो उसके लिए है वो बैड बन जाता है. लेकिन A को कंज्यूम करना पड़ता है सब कुछ, तो IC बनाओ. बहुत सिंपल है. मेरे पास ये 10 यूनिट्स हैं. उससे पहले x1 इज अ गुड, इसके बाद x1 इज अ बैड. x2 के बारे में हमें दिया नहीं हुआ तो हम अज्यूम करेंगे x2 इज ऑलवेज अ good. So what is going to be the shape of my IC? My IC is going to be this and this. ये हमें कहाँ से मिला? Satiation point के example से. हमने already draw किया था ना? So these are going to be my ICs. This ideally you should have gotten right yourself. तो अगर आपने अपना assignment करी है तो ये वाला question आपको आया होना चाहिए. नहीं आया है तो इसका मतलब आपके understanding में कोई gap है. Please go back and do it again. All right, the next one, very interesting question. Mr. A conducts 2 midterm exams and uses the higher of the 2 scores to determine the course grade. ठीक है, तो उसके पास 2 मिड टर्म्स हैं, दोनों में से जो हायर होगा उसका वो ग्रेड देगा. सो एक स्टूडेंट है एस, उसको अपना मैक्सिमाइज करना है. x1 जो है उसका स्कोर है सेकेंड मिड टर्म का. विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोर्स वुड एस प्रेफर? ही नीड्स द हायर ऑफ द टू ना. एक में उसके पास x1 में 20 है, x2 में 70 है, दूसरे में उसके पास दोनों में 60 है. अब अगर A जो है वो हायर ग्रेड दे रहा है तो वो ये बोलेगा ना, एक में कम भी है तो भी क्या हुआ, आई हैव टू सिलेक्ट द हायर ऑफ द टू. सो 20 और 70 में से आई विल सिलेक्ट 70 बिकॉज 70 इज हायर ऑफ द टू. इसमें तो दोनों में ही 60 है तो 60 में तो 60 सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट 70 इज ग्रेटर देन 60. सो ऑटोमेटिकली S वुड प्रेफर which bundle? 20, 70, because 70 is higher than 60, 60. ठीक है? Draw ICs facing S representing all combination of scores that A likes exactly as much as 20, 70 and 60, 60. Okay. Now A is saying कि he would prefer a maximum of 20 or a 70, higher of the two ना, or a maximum of 60, 60. So जैसे min function जो होता है, perfect complement होता है, max function जो होता है वो inverted L shape होता है. It's like this. So you know 60, 60 might be here, but 20, 70 would be on a higher this thing. 20, 70 would lie on this curve, will be somewhere here.
So this point B is 20, 70. And this point A is 60, 60. Since 20, 70 is lying on a higher IC, that's why it is preferred. Does the consumer have convex preferences? No. Averages are not preferred to extreme. अगर convex होता है तो averages are preferred to extreme होता है. यहाँ पे averages are not preferred to extreme. यहाँ पे क्या हो रहा है कि he is consuming on an extreme rather than an average. So does he have convex preferences? No. What is the preference direction of X? Higher the better. More is better. Redo the entire question considering the higher of the two grades. Oh, sorry, this should be the lower of the two grades. There's a misprint here. Lower of the two grades. Now, consider the lower score of the two midterms to determine the course grade of the student. अगर अब हम lower कर देते हैं of the two grades, तो what will happen now? I will have L-shaped ICs. इसमें इनवर्स था, इसमें ये है. अब क्या हुआ? विच कॉम्बिनेशन विल ही प्रेफर? अब लोअर है ना, तो लोअर इज दिस एंड लोअर इज दिस. विच वन वुड ही प्रेफर? दिस वन. Draw his ICs. We've drawn that. Does S has convex preferences? Yes. S has convex preferences because averages are preferred to extreme. Whenever averages are preferred to extreme, it's a convex preference. Next one, a trainer likes his trainees to be good in three fields, areas X1, X2, X3. The trainer prefers A to B if A is better in at least two fields as compared to B. Otherwise, he shall be indifferent. हमारे को दिया हुआ है. Will the trainer prefer A to B or B to A? Let's compare A or B. A is better than B in terms of X1 and X3. So in terms of X1, X3, A is preferred to B. You see, A के पास 340 है और B के पास 240 है. Higher ना, तो A is better. A के पास average है, B के पास low है. Then again A is better. Two of the three fields, इस field में B higher है, but two of the three fields में A better है. Then trainer prefers A to B. ठीक है? Prefer B to C or C to B. Similarly, in this one, B is better. In this one, B is better. Two out of the three fields, so B is preferred to C, which automatically implies that A should be preferred to C. But if you look at between A and C, A is better than C in X1, but not in X2 and not in X3. So actually if you compare, अगर आपने A और C को independently compare करा, तो आपको realize होगा that C is preferred to A. But transitivity के हिसाब से A should be preferred to C. So are the preferences transitive? No. Which means ये वाला मेरी जो preferences हैं, इसमें मेरी basic assumptions ही नहीं पूरी हो रही हैं. You remember हमने chapter में किया था, हमारे पास 3 assumptions थी, complete, transitive एंड रिफ्लेक्सिव. ये दो क्वेश्चंस जो है, ये वाला और नेक्स्ट वाला, ये इन तीनों के ऊपर बेस्ड है ताकि हम इसके अंडरस्टैंडिंग को अपनी कंप्लीट कर पाए. मतलब वी आर एबल टू फिगर इट आउट. सो अगर प्रेफरेंसेस ट्रांसिटिव नहीं है तो वो प्रेफरेंसेस नहीं है क्योंकि उसकी अजम्पशन ही नहीं पूरी हुई, तो हम इस प्रेफरेंसेस को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकते. बट लेट्स जस्ट सी व्हाट ही इज सेइंग नाउ. The trainer now prefers A to B only if A is better than B in all the three fields. अगर नहीं है, then he is indifferent between A and B if they score equally well in all the three fields. In all the other cases, the trainer simply says A and B cannot be compared. All right. Will the trainer's preferences be complete, transitive, reflexive? Okay. So अगर A जो है वो B से तीनों fields में better है तो A प्रेफर्ड है. अगर तीनों फील्ड्स में सेम है तो इनडिफरेंट है. तीनों में से अगर दो फील्ड्स में है तो दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड. इफ दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड देन ऑटोमेटिकली अगर आपके पास ऐसा केस सिनेरियो है, इज A better than B in all the three fields? No, you can't compare A and B. Is B better than C in all the three fields? Again no, you can't compare B and C. अब आप A B C को कंपेयर ही नहीं कर सकते हो तो आप कोच की प्रेफरेंसेस के बारे में क्या बताओगे?
If the coach tells you, you go and select on my behalf, you will come back and say कि भाई मैं तो compare ही नहीं कर पाया, आपने मुझे right parameters ही नहीं दिए compare करने के लिए. अब मैं comparison के basis पे कैसे बताऊं कि कौन preferred है, कौन indifferent है, क्या हो रहा है. तो इसीलिए आप क्या कोच के बेसिस, इस प्रेफरेंस की बेसिस पे जजमेंट फॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. नहीं कर सकते हो तो क्या प्रेफरेंसेस कंप्लीट हैं? नहीं है. Are the preferences transitive? Yes. Are the preferences transitive? Definitely yes. How are the preferences transitive? Preferences are transitive because अगर आप A को B से प्रेफर कर रहे हो तो आप तभी प्रेफर करोगे जब A तीनों पैरामीटर्स में B से ऊपर है. अगर आप B को C से प्रेफर कर रहे हो तो आप तभी प्रेफर करोगे अगर B तीनों पैरामीटर्स में C से ऊपर है. इसका मतलब A तीनों पैरामीटर्स में C से ऊपर होगा ही होगा ना. So preferences are transitive. Preferences are transitive. What about reflexive? These preferences are not reflexive. Why not? Is A as good as B? No. Is B as good as C? No. Reflexive तो हो ही नहीं सकती. Reflexivity means that if I take one from you and give you another one in its place, तो you should be indifferent. वो तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास इंडिफरेंस है या वीक प्रेफरेंस है. स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस में रिफ्लेक्सिविटी हो ही नहीं सकती. देयर इज ओनली दीज टू रिलेशनशिप्स व्हिच आर रिफ्लेक्सिव. इन दोनों रिलेशनशिप्स के अलावा रिफ्लेक्सिविटी हो ही नहीं सकती है. Let's look at the next question. Mr. D likes strong coffee. The stronger the better. And he discovers that the change in coffee if more than 1 teaspoon is added. तो अगर 2 से 3 होगा तो वो फिगर आउट कर लेंगे, 2 से 2.5 होगा तो फिगर आउट नहीं करेंगे. तो अगर आप उनके कप में 2 स्पून ऑफ कॉफी की जगह 3 स्पून डाल दोगे तो उनको पता लग जाएगा. लेकिन अगर 2 स्पून की जगह 2.5 स्पून डाल दोगे तो उनको पता नहीं चलेगा. Let A, B and C be 3 cups offered to Mr. D. Cup A has 14 teaspoons of coffee. B has 14.75. Less than 1, na? Can't differentiate. C has 15.5. Again less than 1. Between 14.75 and 15.5. Determine whether the following is true. Is Mr. D indifferent between A and B? Yes, because we said कि अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो फर्क पता लगेगा, वरना फर्क नहीं पता लगेगा. A के अंदर 14 टीस्पून्स है और B के अंदर 14.75 teaspoons है. Since the difference is less than 1, therefore he cannot figure out the difference, which is why Mr. D is indifferent between A and B. For the same logic, Mr. D is indifferent between B and A, between B and C. Now, according to this rule of transitivity, there should be indifference between A and C. But this is not true. क्योंकि अगर आप individually compare करोगे तो ये है 14 और ये है 15.5 and the difference is greater than 1. The difference between A and C is greater than 1. So actually Mr. D can figure out the difference, and if Mr. D can figure out the difference, then he is not indifferent between A and C. में नहीं है. C and A नहीं है. Is A weakly preferred to B? Maybe. Yes. Maybe. But हमारे को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसने ने बोला है कि अगर 1 से कम है तो वो indifferent है. या let me repeat myself. हमारे को जो दिया गया है क्वेश्चन में उसमें उन्होंने बोला है कि he can figure out the difference for more than 1 teaspoon. अब more than 1 teaspoon अगर नहीं है तो वो indifferent है, वो weakly preferred है, वो क्या है वो हमारे को नहीं दिया गया है. तो can you say A is weakly preferred to B? No, you don't know ना कि वो indifferent है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है. हमारे को उनकी we don't know enough about his preferences. We don't know enough about his preferences. So all of these questions of greater than equal to cannot be answered. Cannot be answered. This is yes, this is no, 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 and this is no. ये आपका रिलेशनशिप चेक आप अपने जो आपने सॉल्व किया उसको हिसाब से देखो. ठीक है. A greater than equal to B, we don't know. We haven't been told. B greater than equal to A, we don't know. We haven't been told. Same thing, same thing, same thing for the rest of the relation. The most important part of the question, why this question is important. Is the relationship greater than equal to transitive? Yes.
इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दैट मीन्स अगर आपसे मैं ए लेके आपको बी दे दूं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो वीक प्रेफरेंस का है, वो वीक प्रेफरेंस का है। तो आपको ए और बी में जो यूटिलिटी है उसमें फर्क नहीं पता लगता है, इसीलिए आप इंडिफरेंट हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है। सो इज द रिलेशनशिप ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रांजिटिव? Yes. Is the relationship greater than equal to reflexive? Yes. So this relationship is reflexive and this relationship is transitive. Reflexivity is very important to understand. Is the relationship indifference? Indifference. Reflexive? Yes. If you are indifferent between A and B, then if I take A and give you B, you are okay. You're absolutely fine. Is it reflexive? Yes. Is it transitive? Absolutely yes. If you're indifferent between A and B, indifferent between B and C, are you indifferent between A and C? Yes. So this relationship in itself in individuality is reflexive and is transitive. Is the relationship greater than reflexive? No. If A is greater than B, then you can't take A and give B in its place. If you prefer A to B, then you want A instead of B. If I take A away from you and give you B, आप खुश नहीं रहोगे। इसीलिए A और B में से A अगर आप prefer करते हो तो क्या ये relationship reflexive है? नहीं है। Is this relationship transitive? Absolutely. If A is preferred to B and B is preferred to C, then A is definitely preferred to C. Now, I want to talk about one last thing. I know कि जो हमने अभी जो last 2 questions करे, उसके अंदर आप लोगों को क्लैरिटी शायद इतनी अच्छे से नहीं आई होगी। द रीजन इज कि जब हम रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं तो थिंग्स गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग। तो मैं ना यहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। 1, अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आप उसको आंसर नहीं करेंगे इन तीनों के बारे में। वाई? क्योंकि इन तीनों के बारे में एवरी थिंग्स कैन चेंज, आंसर्स कैन चेंज अकॉर्डिंग टू अ पर्सन्स पर्सपेक्टिव। मैंने आपको बोला बाजार जाके ना मेरे लिए एप्पल्स और ऑरेंजेस मतलब एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ले आओ, एंड मुझे ना कोई और फ्रूट नहीं पसंद, मुझे सिर्फ 5 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस चाहिए। मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको भेज दिया। अब मैंने आपसे पूछा आर द प्रेफरेंसेस कंप्लीट? आप बोलोगे हाँ, मैंने मार्केट में जाके देखा एक ही तरह के एप्पल्स थे, एक ही तरह के ऑरेंजेस थे, मैं 5 एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आपके लिए ले आया। तो अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं तो आपके लिए प्रेफरेंसेस मेरी कंप्लीट हैं, क्योंकि आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन ले पाए। अब मैं किसी और को पूछूंगी, वो बोलेगा मैं गया मार्केट, मैंने तो देखा मेरे पास तो 2 तरह के एप्पल्स थे, अब आपने मुझे तो तरह के एप्पल्स बताए नहीं थे ना कि कौन सा लेना है। तो उससे मैं पूछूं कि क्या मेरी प्रेफरेंसेस कंप्लीट थी, वो बोलेगा नहीं। तो इसीलिए ना एग्जाम के अंदर होता क्या है, एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, चेकर्स आल्सो हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो हो सकता है आपने जो चीज सोची हो उसकी वजह से वो कंप्लीटनेस हो या ना हो, और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफर करे। इसीलिए आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वैसे एग्जाम में आंसर नहीं करेंगे। यू विल नॉट आंसर देम, यू विल प्रोबेबली लूज मार्क्स। ठीक है। ट्रांजिटिव कौन कौन से रिलेशन होते हैं? ट्रांजिटिव ऑलमोस्ट ऑल रिलेशंस होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी किसी पैरामीटर पे के बेसिस पे ए को बी से प्रेफर करते हो और बी को सी से प्रेफर करते हो, तो इसका मतलब ए की ओवरऑल यूटिलिटी बी से ज्यादा है, बी की ओवरऑल यूटिलिटी सी से ज्यादा है, तो ए की ओवरऑल यूटिलिटी सी से ज्यादा होगी ही होगी। तो जितने भी आपके रिलेशनशिप्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिटिव होते ही होते हैं। रिफ्लेक्सिव, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इंडिफरेंस आर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये वाले रिलेशन के अंदर आप बंडल्स को स्वैप नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो ये आपकी बेसिक गाइडलाइंस हैं, बट लाइक आई सेड अगर आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन जैसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको प्लीज आंसर नहीं करिए, बिकॉज ऑफ द रीजन आई जस्ट स्टेटेड। वैसे अगर आप अपने पास सेनियर्स उठा के देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन हार्डली एक आधे एग्जाम में आए हुए हैं, आते ही नहीं है। We have covered it, but they are really not important from exam point of view. तो अगर थोड़ा सा भी गैप है अंडरस्टैंडिंग में इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, then let it be. It doesn't really matter. All right. I will see you in the next video. Thank you.